Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। नमस्कार, हेलो, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, सही बात है? यस सर। ठीक, तो हम आज उसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके आप लोग पूरी तरीके से उसको समझ सकें। मैं आपको दिखाता हूँ एक जो कल मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा था, उसी के विषय में आज भी हम लोग बात करेंगे। कल हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी हुई यानी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के हमारे कुछ डिसऑर्डर्स या एरर्स हैं तो हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाते हैं। डेवलपमेंटल इसलिए क्योंकि ये डेवलपमेंटल फेजेस में आने वाले विकार हैं, बाद में होने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है 40 साल के आदमी को कोई चीज़ डेवलप हो जाए तो हम उसे न्यूरो डेवलपमेंटल कहें। न्यूरो डेवलपमेंटल हम बचपन से ही किसी चीज़ को हो रहा होगा तभी कहेंगे, क्योंकि वो डेवलपमेंटल स्टेजेस को प्रभावित कर रही है। कल हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे, कुछ याद है? मेरा ख्याल है कि कार्पल टनल सिंड्रोम शायद हो चुका था। कार्पल टनल सिंड्रोम। यस सर, यस सर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मस्तिष्कीय पक्षाघात यानी एक ऐसी कहना चाहिए पैरालिसिस की स्थिति जो हमारे सेरिबेलम को या ब्रेन को अफेक्ट करती है। लकवा नहीं, साधारण लकवा नहीं है, ये मस्तिष्क का लकवा है, ये दिमाग का लकवा है। ये ऐसे कहते हैं ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बहुत ही बचपन में लोगों के पास मतलब बच्चों में दिखाई देता है और अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में दिखाई देता है। खास तौर पर ये परमानेंटली अफेक्ट कर देता है हमारे बॉडी मूवमेंट को और मसल कोऑर्डिनेशन को। पर ये समय के साथ खराब होता हुआ नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे समय बीतेगा स्थिति हमारी और खराब होती चली जाएगी, ना, जैसा है वह वैसे ही रहेगा। लकवा आमतौर पर बड़ी एजेस में होने वाली बीमारी है, उसे हम सेरिब्रल पाल्सी नहीं कहेंगे, वो केवल पैरालिसिस है। वो चाहे मस्कुलर पैरालिसिस हो, न्यूरल पैरालिसिस हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन वो बड़ी स्टेजेस में होता है हमारे जब हम कहना चाहिए एडल्ट हो जाते हैं तब की। विकास ने बताया सर प्रमस्तिकीय पक्षाघात बताया था हिंदी में सर। हाँ, प्रमस्तिकीय पक्षाघात। हाँ, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी इसे कह सकते हैं और इसे मस्तिष्कीय पक्षाघात भी कह सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों बातें सही है। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात आप लोग इसका मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं, गुड। तो सेरिब्रल पाल्सी को हम ये बेसिकली इसमें हमें दिखाई देता है कि हमारी सर पूरे टाई स्वाइप से सब कुछ पढ़ चुके हैं। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर तो मैं इसको ज़्यादा बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत सीधी सी बात है। इसमें मसल कोऑर्डिनेशन और मसल मूवमेंट्स प्रभावित होते हैं, नर्व्स प्रभावित होती हैं और इसके कई सारे हम
पार्ट के रूप में कह सकते हैं कि, या जो कॉमन फीचर्स हैं उसके बारे में कह सकते हैं, जैसे अटेक्सिया। अटेक्सिया कहते हैं कि वॉलेंट्री मूवमेंट जो है मसल्स का वो प्रभावित हो जाता है, या स्पास्टिसिटी, यानी मसल्स जो होती हैं वो या तो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं या पूरी तरीके से टाइट हो अकड़ जाती है। अकड़ जाती हैं। तो इसके अलावा हम लोग इसको गेट प्रॉब्लम भी या सीजर्ड गेट भी कहते हैं, जहां पर हमारे एक टांग या दोनों टांगें एक दूसरे के साथ लड़खड़ाने लगती हैं चलते समय पे। ठीक है, तो ये गेट प्रॉब्लम कहलाती है। तो सेरिब्रल पल्सी अपने आप में एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति में बच्चा जो होगा, या तो वो चारों हाथ पैर उसके हिलने डुलने में सक्षम नहीं होंगे, या कोई भी दो, ज़्यादातर हेमिप्लेजिया ही होता है, और पैराप्लेजिया ही होता है, तो पूरे के पूरे ही अंग उसके प्रभावित हो जाते हैं। अगर ऐसा बच्चा आपके पास है तो वो ज़्यादातर या तो सीपी जो चेयर होती है उसके ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, या वो पूरी तरीके से लेटा हुआ मिलेगा। अगर बैठाया भी जाएगा तो 2 या 4 लोगों की सहायता से उसको बिठाना और एक कुर्सी पर बांध देना। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसा बच्चा आपकी क्लास में है तो आप करेंगे क्या? आप किस तरीके से एकोमोडेशन को लाएंगे, किस तरीके से आप मॉडिफाई करेंगे अपनी क्लासेस अपने करिकुलम को, अपने सिलेबस को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि वो हाथ पैर उसके अकड़े हुए होंगे, लिख पाएगा नहीं, लिहाजा हम उसे ऐसा काम बिल्कुल नहीं देंगे जो उसे लिखने के लिए करना हो। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक और बात भी हो सकती है, चूंकि लिखने की तो बात अलग है, वो बोल भी नहीं सकता है। कई बार उसके जीभ में भी बहुत उसका असर होता है पालसी का। तो नेचुरली ऐसी स्थिति में फिर हम उसे बोलने का भी प्रयास नहीं करने देंगे, बल्कि सर उसे ऐसे कोई छोटे छोटे हैं। हमारे पड़ोस में एक है सर ऐसा। हाँ, तो हम उसे छोटे बोलने छोटे का कोई टास्क दे देंगे जिससे कि हम ये मान लें कि हाँ भाई ये कोई चीज़ कर सकता है। हालांकि वो हायर एजुकेशन में बिल्कुल नहीं आएगा बच्चा इस तरीके का, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे ही सही अगर हैं तो हम उसको केवल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स के विषय में खास तौर पे उसको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं डांसिंग आई या डांसिंग फीट सिंड्रोम। आमतौर पर इस सिंड्रोम के विषय में बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों के पास में नहीं है। हमारे इसको अगर हम कहते हैं मेडिकल की भाषा में कहेंगे तो इसको कहते हैं ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस। तो ये एक बहुत ही रेयर टाइप की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेडी नहीं होता। स्टेडी मतलब स्थिर नहीं होगा। वो थोड़ा चलते समय उसकी लड़खड़ाहट अजब तरीके की लड़खड़ाहट होती है। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं उनकी अपनी एक टोन होती है, वो दबती हैं फैलती हैं, दबती हैं फैलती हैं। जैसे दिल हमारा धड़कता है बिल्कुल उसी तरीके से मसल्स भी हमारी धड़कती हैं, और मसल्स में भी एक विशेष प्रकार की टोन होती है। लेकिन जो इस तरीके का जो सिंड्रोम है डांसिंग आई या डांसिंग फिट सिंड्रोम, उसमें जो इसकी रिद्म है वो बिगड़ी हुई होती है। उसके कारण से मसल्स का जो स्पाज्म होता है वो बड़ा शॉकिंग किस्म का होता है। बड़ा अचानक ही कभी झटका दे जाता है, पैर में एकदम से झटका सा लगेगा। चलते चलते कोई नॉर्मल चल रहा है, अचानक पैर में झटका सा लग जाता है उसके। तो ये मायोक्लोनस डिजीज कहलाती है। तो लड़खड़ाहट उसके आ जाएगी, या कभी कभी क्या होता है कि आई मूवमेंट बहुत तेजी के साथ होने लगते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी आंखों को दाएं बाएं दाएं ऊपर नीचे आप घुमाइए, आप घुमा भी सकते हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत सालों से अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आंखों में 2 ही बार के बाद में दर्द होने लगेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी आंखें एक जगह स्थिर नहीं रहेंगी बल्कि कांपती हुई सी रहेंगी हर समय। हम लोग इसके कारण से इसको ये बात कहते हैं कि ये डांसिंग आई मूवमेंट है। इसमें इरेगुलर और रैपिड आई मूवमेंट होता है, इसलिए इसको ऑप्सोक्लोनस स्थिति भी कहते हैं, ऑप्सोक्लोनस। तो मैंने आपको बताया कि डांसिंग आई और डांसिंग फीट सिंड्रोम। डांसिंग आई सिंड्रोम में आंखें एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगी और वो हमेशा हिलती हुई रहेंगी, इसे कहेंगे ऑप्सोक्लोनस सिंड्रोम। और जो पैर अगर उसके हिलते हुए रहेंगे तो ये कहलाएगा मायोक्लोनस सिंड्रोम। प्रॉब्लम जब ऑप्सोक्लोनस में होती है तो इसके सिम्टम्स आमतौर पर बोलने में भी दिखाई देने लगते हैं। बोलना भी लड़खड़ाहट वाला होता है, आर्टिकुलेटेड स्पीच बहुत ही पुअर होती है, वो क्या बोल रहा होगा आप समझ नहीं पाओगे।
यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाएगा कई बार, लेकिन अगर बोल भी रहा होगा तो बड़ा लड़खड़ाहट वाली होगी, आप एक्चुअली समझ नहीं पाओगे। उसकी मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी, लेजीनेस उसमें आ जाएगी, और इस तरीके की जो फीलिंग है डिस्कम्फर्टेबल, वो उसके बच्चे में रहेगी। अगर ऐसा बच्चा आपकी क्लास में है जो कि अभी तक कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया है, आमतौर पे मैं आपको बता दूं, आमतौर पे इस तरीके का बच्चा कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया हमारी क्लासेस में। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा बच्चा हमारी क्लास में आता है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट है, वो एक जगह पर अपनी आंख टिका के देख नहीं सकता, यानी देखने में उसे दिक्कत आएगी। दूसरी बात है, स्पीच उसकी बेकार है, उसकी आर्टिकुलेशन बेकार है, बोलना उसका बेकार है। तो आप उसको किस तरीके की चीज़ों में अडेप्टेशन कर सकते हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से, ये आप लोग अभी सोचिए। सर कई बार इन बच्चों के मतलब लार भी टपकता रहता है सर। वो अलग बात है, वो बेटा आप जो बता सर रहे हो वो बेसिकली, ऑक्लोक्रोमस हाँ सर ऑक्लोक्रोमस और एम्ब्लायोपिया में क्या अंतर है सर? बेटा उसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा फिलहाल, लेकिन ऑप्सोक्लोनस का मतलब यहाँ पर बेसिकली जो होता है, आपकी जो आई बॉल को होल्ड करने वाली मसल्स होती हैं वो हिलती रहती हैं, लगातार हिलती रहती हैं। मतलब वो इतनी ढीली हो चुकी होती हैं कि क्या कहना चाहिए कि वो एक जगह पर होल्ड करके नहीं रख एम्ब्रायोनियम भी पाएंगी। लगातार हिलता ही रहता है सर। मैं बता देता हूँ अभी, वो होल्ड करके नहीं रख पाएंगी। एक जगह पर जो होल्ड करना होता है ना आई बॉल को, वो चीज नहीं हो पाएगी, तो वो हिलती रहती है। दूसरी चीज क्या पूछी तुमने? एम्ब्लायोपिया, ये आंखों का रोग है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, डांसिंग आई होता है, ऊपर नीचे घूमता है, ये उसमें भी सेम टू सेम यही होता है सर। हाँ, अच्छा आप एम्ब्लियोपिया की बात कर रहे हो, एम्ब्लियोपिया की बात कर रहे हो? हम्म, यस सर, यस। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, ये बात भी सही है। ये आई जो इसकी होती है, वो एक्चुअली उसका मूवमेंट होता है। मैंने जो बताया ऑप्सलोक्लोपिया क्या, उसमें आई बॉल का मूवमेंट की बात है। यहाँ जो है ये जो ऊपर का आइरिस वगैरह है ना, वो उसका फैलता सिकुड़ता हल्का सा जैसे कहते हैं कपकपी सी दिखाई आपको देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों आंखें एक जैसा मूवमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों जो आप एम्ब्लियोपिया की बात कर रहे हो, एम्ब्लियोपिया में बेसिकली जो है इनवर्ड और आउटवर्ड आई का मूवमेंट अंदर और बाहर की तरफ को होगा। जो आई बॉल है वो कभी बाहर की तरफ को पूरी फैल जाएगी, निकल आएगी, और अंदर की तरफ को जा सकती है। तो इस तरीके से दोनों आईज एक साथ, मतलब जो कहना चाहिए कि कौन सा टेलीस्कोपिक विजन वाली बात, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। डेप्थ परसेप्शन नहीं होगा, ब्लड विजन होगा, कभी कभी डबल विजन भी हो जाता है। तो इस तरीके से है, तो स्क्विंटिंग और शटिंग होती रहती है उनकी बार 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 बार। तो ये एम्बिलोपिया का फर्क है। तो एम्बिलोपिया में बेसिकली इस तरीके के मूवमेंट दिखाई देंगे जो ऊपर अंदर और बाहर के हैं। और जबकि आपका जो मैंने बताया ऑप्सोक्लोनस की जो स्थिति है, वहां पर ये आई मूवमेंट जो है वो बड़ा इरेगुलर सा है, यानी दाएं बाएं वाला, आगे बाहर वाला अंदर बाहर वाला नहीं है। इसमें दाएं बाएं का मूवमेंट है। आंखें एक जगह पर टिकेंगी नहीं, वो हिलती रहेंगी लगातार। रैपिड आई मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं Yes, sir. दूसरी चीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरी उस पर जाएंगे, तो डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया पे बात करेंगे। डिस्ग्राफिया भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली जैसा कि नाम से जुड़ा हुआ है, ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित है। इसमें राइटिंग एबिलिटीज प्रभावित होंगी किसी बच्चे की। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चों में अक्सर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। स्पेशली जब ये डिसऑर्डर होता है तो बच्चे की राइटिंग डिस्टॉर्ट हो सकती है। सर ये वाली डिजीज तो सर लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आएगी? लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आएगी। तो ये जो डिस्ग्राफिया है, आजकल इसको अलग कर दिया गया। पहले इसे ऑटिज्म में एक लक्षण की तरीके से ट्रीट किया जाता था, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, इसको ऑटिज्म में एक लक्षण की तरह किया जाता था। लेकिन
अब इसको हमने स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा है कि अब इन सबको एक डिजीज के तौर पर मानते हुए हम बात कर रहे हैं, एक सिंड्रोम की तरीके से मानते हुए सबको हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया में बेसिकली डिस्टॉर्टेड स्पीच रहती है। कई बार वो लोग लिखते हैं मिरर, सॉरी स्पीच कह रहा हूँ, राइटिंग राइटिंग होती है, मिरर राइटिंग भी कई बार लोग कर रहे होते हैं। जैसा आपको शीशे में कोई चीज लिखी हुई दिखाई देगी, आप वैसा लिखने की कोशिश कर रहे होगे, यानी उल्टा, डी को बी लिख रहे हैं, बी को डी लिख रहे हैं, है ना, पी को क्यू लिख रहे हैं, क्यू को पी लिख रहे हैं। तो ये डिस्टॉर्टेड या इनकरेक्ट राइटिंग कई कई बार इन बच्चों में मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसी स्थिति में कई बच्चों में जो ये राइटिंग होती है वो बड़ी सबसे प्रिमिटिव तौर पर असर उसी पे दिखाई देगा राइटिंग में। जैसे साइज ऑफ लेटर्स कभी भी एक जैसे नहीं बना पाएगा, स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स नहीं बना पाएगा, मिस स्पेल करेगा वर्ड्स को देखकर लिखने में। मैंने बताया मिरर राइटिंग, कितना भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दो, कितना भी आप उसको सही करने की बात कर दो, लेकिन ये उसके साथ साथ गड़बड़ करता रहेगा आमतौर पे। तो दूसरा, लर्निंग डिसेबिलिटीज की बहुत सारी और भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं, कभी सोशल या एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी इसमें हो सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चों में नहीं, ये कई बार बड़े लोगों में भी दिखाई दे जाता है। लेकिन बड़े लोगों में ये जो दिखाई देगा वो हमेशा कभी किसी ना किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन में अगर वो चला जा गया है, कोई ऐसी फेस किया है, तब उसकी कभी कभी दिखाई दे जाता है। पुअर हैंड राइटिंग होगी, ठीक, ऑड स्पेलिंग होगी, कई बार बड़े अजीब तरीके से वो लिख देगा। तो ये जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो डिस्ग्राफिया में दिखाई देंगी। नेक्स्ट आता है डिसलेक्सिया। ये भी एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मैनिफेस्टेशन है जो रिटन लैंग्वेज के बेसिकली रीडिंग और राइटिंग में या स्पेलिंग में दिखाई देता है। डिसलेक्सिया ये कहना चाहिए कि एक बहुत ही अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि रीडिंग डिफिकल्टी के रूप में, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकती है। जैसे नॉन न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, किसी विजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हियरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पुअर कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, इनएडिक्वेट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनके कारणों से भी कई बार इस टाइप की डिसलेक्सिक कंडीशंस दिखाई देती हैं। लेकिन अगर ये न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी के कारण से प्रूव हो चुका है तब हम इसे डिसलेक्सिया कहेंगे, वरना डिसलेक्सिया तो तब भी कहेंगे, लेकिन उसके कारण ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई रीडिंग इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है तो आप रीडिंग इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दीजिए। हियरिंग की प्रॉब्लम है तो आप उसे हियरिंग की प्रॉब्लम से वो कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। कोई विजन की प्रॉब्लम है, विजन का प्रॉब्लम को सपोर्ट कर दीजिए, तो वो हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी के कारण से है तो ये दिक्कत बड़ी प्रिमिटिव टाइप की हो जाती है, बड़ा खतरनाक किस्म की भी हो सकती है। खतरनाक इसलिए क्योंकि बच्चे के एकेडमिक्स और सोशल बिहेवियर बड़ा यहाँ पर दिक्कत होती है, खासतौर पर उसके रिटन और वर्बल लैंग्वेज बड़ी प्रभावित होती है। ठीक है सर। हाँ सर हम लोग सर स्पेशल एजुकेटर हैं, ठीक है सर, तो हम लोग को इन बीमारियों के बारे में पता है। अगर सर हम लोग नॉर्मल स्कूल में भी कभी एज फैकल्टी का टीच करते हैं और किसी बच्चे में सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं तो सर हम उस चीज की कोशिश करेंगे। बट सर नॉर्मल स्कूल में ऐसा होता है सर, जहाँ नॉर्मल टीचर और बच्चों में इफेक्ट होता है तो सर टीचर उसको सुधारने की बजाय सर उसे पनिश करते हैं। तो सर क्या ये सही है सर? ये टीचर की गलती, देखो बेटा, बच्चे की एक गलती चीज है? आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो शिक्षा में इस समय नवाचार हुए हैं, शिक्षा में जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, एजुकेशन में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, वो केवल और केवल स्पेशल एजुकेशन में नहीं हुए हैं, नॉर्मल एजुकेशन में भी हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब उनके पेपरों में भी एक पेपर इस बात का जोड़ा गया है कि वो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि इस टाइप के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, आप थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, उन लोगों को एक सुपरफिशियली चीज़ों को बताया जाता है। इसीलिए चूंकि वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसीलिए ये कहा गया
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई स्पेशल एजुकेटर्स को रखा जाएगा स्कूलों में। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए अपने स्कूल के बाकी साथियों से, अपने प्रिंसिपल से, अपने मैनेजमेंट से। वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप जेल चले जाओगे अगर आपने इसको मारा पीटी कर ली तो देखो ऐसा है, कानून बहुत सख्त हैं, कानूनों का इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा होता है, इस वजह से तो अवेयरनेस ना होने के कारण लोग क्या करते हैं कि कई बार कानून की परवाह करते नहीं हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस है तो वो कानून की जरूर परवाह करेगा, तो वो अल्टीमेटली ये कहेगा भैया इस बच्चे को तो पढ़ाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, आप ही देखो मास्टर साहब क्या कर सकते हो। तो मास्टर साहब वो नेचुरली वो तुम ही लोगों के ऊपर आने वाली बात है और वो तुम्हारे ही ऊपर आएगी, तो तुम लोगों को उस चीज़ को हल करना है। हल करने का मतलब नहीं कि सारी जिम्मेदारी तुम्ही को लेनी है, लेकिन तुम लोग एक ऐसे रास्ता बनोगे जिसके कारण से नॉर्मल एजुकेशन वाले भी उन चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ें। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। सर क्या ये डिसलेक्सिया को पूरी तरह से मेजर करना संभव है सर? अगर मान लीजिए जिस बच्चे को नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके जितने भी टेस्ट हैं, पहली चीज़ है कि आप नहीं कर सकते, ये साइकोलॉजिस्ट का काम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, जिसने एमए एजुकेशन में या एमए साइकोलॉजी में कर लिया वो उसके बस की बात नहीं है ये सब हैंडल करना। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक के जितने भी टेस्ट हैं हम उसको 100% ये नहीं कह सकते कि डिसलेक्सिया पहचान हो ही आएगी। हालांकि कुछ ऐसे बहुत ही मॉडर्न टाइप के टेस्ट हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि ये बात पता चल जाए और उस पर रिलाई 90% किया भी जा सकता है। रही बात इसकी कि क्या आप इसको जड़ से मिटा सकते हैं कंडीशन को, वो नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट क्योरेबल नहीं है, केवल इंटरवेंशंस हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। आप चाहें कि वो बिल्कुल ऐसा कोई इलाज कर दिया जाए, जब तक कि कोई जीन थेरेपी नहीं आ जाती। अगर जीन थेरेपी आ जाएगी बात अलग है, ठीक है। तो ये सर उस थेरेपी से पहले सर ये सर पूरी लाइफ चलने वाली डिजीज हो गई। हाँ जी हाँ, जीन थेरेपी अगर आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बायो इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो जिस दिन सही तरीके से अप्लाई होने लगेगी तब ये सब सही हो जाता है, क्योंकि ऐसे जीन्स की पहचान हो चुकी है जो डिसलेक्सिया के लिए दोषी हैं। अब सोचो आपकी एक मनुष्य में जब ये बात हमें पता चल गई कि ऐसे कोई जीन्स हैं जो इस तरीके की चीज़ों के लिए दोषी हैं, उन जीन्स को निकाल के आपके डीएनए से और उसकी जगह पे कोई दूसरे स्वस्थ जीन डाल दिए जाएं और वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप करके कर ले, तो ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी उस व्यक्ति के शरीर में। लेकिन ये दूर की कौड़ी है, अभी ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है जल्दी। तो सर वर्तमान में अगर जिसको तो उसको तो नहीं ठीक कर पाएंगे, आने वाली दूसरी अगर पीढ़ी है उसको ठीक कर पता नहीं सकते। दूसरी पीढ़ी आएगी कि तीसरी चौथी 10वीं आएगी तब होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ये क्योरेबल भी हो, है ना। लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं। डिसलेक्सिया का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये कह देना कि यार खत्म कर देंगे, वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि संभव होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया वाले बच्चे के इंटेलिजेंस एवरेज भी हो सकता है, अबव एवरेज भी हो सकता है, गिफ्टेड भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। तो वहाँ इंटेलिजेंस के साथ में बच्चे को ना नापा जाए। डिसलेक्सिया केवल रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड तो हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों पे नहीं है। नेक्स्ट आता है मेरे ख्याल में हाँ, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बेसिकली स्वॉलोइंग डिसऑर्डर है, निगलने से संबंधित। आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये निगलने वाला। तो यहाँ पर इसको हम ये कहते हैं जो मुंह में रखते हैं और हम गले में निगलने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं कि जहाँ पर उन्हें निगला नहीं जा सकता, वो निगलने में सक्षम नहीं होते। कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो निगलने में सक्षम नहीं होते। खासतौर पर बड़े लोगों में इस तरीके की बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसे डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्वॉलोइंग डिसऑर्डर कहलाता है।
इसोफेगस में आई हुई या फेरिंग्स में आई हुई किसी प्रकार की बीमारी के कारण से ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि इसका ऑपरेशन हो जाता है, कई लोग इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, कुछ हद तक क्यूरेबल भी है, लेकिन कई बार अगर ये स्थिति डीजनरेटिव है तब ये सही नहीं हो पाएगी। डीजनरेटिव का मतलब होता है कि गंभीरता धीरे धीरे उसकी बढ़ती शुरू हो जाती है। अगर ये डीजनरेटिव है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डीजनरेटिव होने के बाद में जो आपका लेटरल स्क्लेरोसिस है वो शुरू हो जाएगा, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम्स डेवलप हो जाएंगे, इस तरीके की मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी आपको दिखाई देने लगेंगी। और प्रॉब्लम ये है कि वो धीरे धीरे स्थिति और ख़राब होती जाएगी, निगला नहीं जा सकता, उसको सिर्फ लिक्विड फूड नाक के जरिए सीधे उसके पेट में पहुंचाया जाता है ऐसी स्थिति में। तो ये बड़ा ख़तरनाक सी चीज़ है। हालांकि इस तरीके के बच्चे मोस्टली नहीं आते हैं स्कूलों में, और जो आते भी हैं तो फिर वो क्लिनिकली प्रॉब्लम्स के चलते हुए छोड़ ही देते हैं पढ़ाई वगैरह। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके के बच्चों को ढलना। अभी मैं जैसे कल ही एक कहीं किसी के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने हालांकि वो इंसानों की बात नहीं है, देखो क्या हुआ कि एक कुत्ते का बच्चा किसी को मिला कहीं से, तो वो उसको उठा के ले आए। उन्होंने देखा कि भाई इसको खिला पिला रहे हैं तो ये खा पी नहीं रहा है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, तो तुरंत उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, फिर बाद में उसका एक्सरे और ये सब वगैरह किया, तो उन्होंने पाया कि इसका जो इसोफेगस है यानी खाने की जो नली है, उस नली में एक जगह पर बड़ा ट्यूमर जैसा हो गया है। ट्यूमर नहीं कहेंगे, वो एक तरफ से फूल गई है। तो होता ये था कि खाना उसके अंदर जाके अटक जाता था। तो उन्होंने कहा यार क्या किया जाए, फिर उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उसको जहाँ से वो ट्यूब बल्ब की तरह जैसे होता है ना कि ट्यूब जो होता है साइकिल का, उसमें आप हवा भरते रहें तो कहीं से कमज़ोर होता है तो वो एक जगह से फूल जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसोफेगस में उसके फूल स्वेलिंग थी। उन्होंने ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि वो बच्चा जो है कुत्ते का वो निगल नहीं पा रहा है चीज़ों को, अंदर तरफ खाना नहीं ले आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैदा हुआ था उस बीमारी के साथ में, तो उसे निगलने के लिए जो मसल्स चाहिए, मसल्स का जो मूवमेंट चाहिए, वो उसे नहीं आता है करना। टाइम लगेगा, सीखेगा। तो उसका उन्होंने इलाज ये निकाला कि आप इसको 2 पैरों पे खड़ा कीजिए और तब इसको खाने को दीजिए, नली सीधी हो जाएगी और वो खाना जो है अपने आप नीचे की तरफ चला जाएगा। और इसको खाना खिलाने के बावजूद 10 मिनट तक ऐसे ही पैरों पर 2 पैरों पर खड़ा रखिएगा। एक बार वो सारा खाना या लिक्विड उस लेवल के नीचे चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसे खेलने दीजिए। और ये लगभग उसका 1-2 साल ऐसा चला। उसके बाद में अब वो ठीक है, अपना खाता पीता है, सब तरीके की चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि वो डिजेनरेटिव नहीं था। तो वहाँ जानवर में भी इस तरीके की स्वेलिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंसानों में भी हो सकती हैं, लेकिन इंसानों के साथ में वर्स्ट पोजीशन तब हो जाती है कि या तो उसको पैरालिसिस भी हो साथ में, या लेटरल स्क्लेरोसिस हो, पार्किंसन डिजीज हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी और अगर कोई कंडीशन साथ में हैं तो ये डिजेनरेटिव होता चला जाएगा और किस्सा जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे के साथ में। तो आमतौर पे अगर बच्चा इस तरीके की कंडीशन वाला है तो हमारे स्कूलों में आता नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि डिस्फेजिया कहते किसे। नेक्स्ट आता है इंसेफेलिटिस। एंसेफेलिटिस जिसे कहते हैं, ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है और क्या कहेंगे, देखो हिंदी में प्रमस्तिष्कीय ज्वर या मस्तिष्कीय ज्वर। सर इसको मस्तिष्क बुखार के नाम से जाना जाता है हमारी इधर भी, दिमागी बुखार, बिल्कुल सही कहा, दिमागी बुखार। ऐसा होता है इंसेफेलिटॉन, जो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको जो अभी चित्र दिखाया था याद होगा, जब शुरू में ब्रेन का चित्र दिखाया था, तो आप उसको अगर ध्यान से देखें, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये वाला है ना, इसमें आप ये देखेंगे ये डार्क वाली जो रेखाएं हैं, है डार्क वाली रेखाएं जो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब को बांटती हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं आपकी फिशर्स कहलाते हैं। अब होता ये है कि दिमाग जो है आपका बना हुआ है छोटे छोटे उभारों और छोटे छोटे क्रस्ट हैं उसके अंदर, मतलब वो ऐसी है जैसे उलझी हुई सी चीज़ें। तो जहाँ जहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हैं
उन्हें हम कहते हैं बेसिकली मेनिंजिस, मेनिंजिस कहते हैं। और इस दिमाग के चारों तरफ एक अलग तरीके की लेयर जैसी बनी रहती है, ठीक है, एक लेयर जैसी बनी रहती है, कहना चाहिए एक थैली जैसी बनी रहती है, उस थैली के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो मेनिंजोसील उसे कहते हैं। और इंसेफेलॉन उस थैली को कहते हैं, थैली की जो लेयरिंग है उसको कहते हैं इंसेफेलॉन। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो वो धीरे धीरे पहुंच जाते हैं आपके मेनिंजिस तक और इंसेफेलॉन तक। तो इंसेफेलॉन अगर आपका प्रभावित हो गया तो इसे कहते हैं इंसेफेलाइटिस। और अगर आपके मेनिंजिस यानी उस लिक्विड में बीमारी पहुंच गई, इन्फेक्शन पहुंच गया, तो हम उसे कहते हैं इंसेफेलाइटिस की तरह मेनिंजाइटिस। आ गई बात समझ में? तो ये दो चीजें हैं। आमतौर पे ये बुखार बहुत तरीके से बढ़ता है, और इस स्थिति में जो इंसेफेलाइटिस है, इसकी स्थिति में बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, और बड़ा मुश्किल काम ये होता है कि खोपड़ी के अगेंस्ट जो ब्रेन है उसको धक्का सा लगता है, मतलब बाहर की तरफ को धक्का सा मारता है वो। तो ऐसी स्थिति में जो दिमाग के ऊपर प्रेशर जबरदस्त बनता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सर चोट लगने पर भी तो हो जाता है। हाँ जी, चोट लगने पर भी सर ब्लड हेमरेज हो जाता है। हाँ बेटा, मैं समझा नहीं क्या हुआ। सर कह रहे चोट लगने पर भी ब्लड हेमरेज हो जाता है। नहीं, वो हेमरेज अलग चीज है, हाँ सही बात है, इसका रिजल्ट हो सकता है वो वाला भी, लेकिन हेमरेज एक अलग चीज है। ये एन्सेफेलाइटिस में बड़ी दिक्कत ये है, एकदम तेजी के साथ में बुखार रहता है, उतरता नहीं, 104 103 से नीचे कभी नहीं उतरेगा। दूसरी चीज, दर्द के मारे सर फटा हुआ जाएगा, और आंखें भी लगभग बाहर की तरफ उबलती हुई सी दिखाई देंगी, क्योंकि दिमाग पर दबाव बढ़ रहा है। तो अगर आपके स्कूलों में या क्लासेस में इस तरीके के बच्चे नजर आएं, तो पहला काम आपका यही होता है कि पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास भेजो, क्योंकि बचेगा तब तो पढ़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है, छोटी सी चीज है, एपिलेप्सी, आप जानते हैं, मिर्गी। इस तरीके के बच्चे भी आपके क्लास में होंगे। इसमें फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि जो हमारे बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है, तो अचानक शॉक जैसे लगते हैं बच्चे को, तो वो मिर्गी के दौरा जैसा पड़ने लगता है। इनवॉलंटरी चेंजेस ब्रेन में और बॉडी में मूवमेंट में होने लगते हैं, उसके फंक्शन में, उसके सेंसेशन में, अवेयरनेस में, बिहेवियर में कुछ अलग अलग तरीके के उसके कारण से असर पड़ता है। तो आमतौर पर अगर आपके पास में एपिलेप्सी वाला बच्चा है तो ध्यान रखिएगा कि आपके मॉडिफिकेशंस इस तरीके के होने चाहिए कि बच्चों के ऊपर टास्क जो आपने क्लास में दिया है उसका बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो आपको ये पता लगाने की जरूरत पड़ेगी कि किस किस एक्टिविटीज़ के कारण से इसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में दिक्कत आती है। अगर आपने पता कर लिया तो आप वैसे कामों से बचिए, आप बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ एकोमोडेशन करना होगा, यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकोमोडेशन सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपको एक बार पता चल गया यार ये काम करने से इस बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो बच्चे को वो वाला काम मत करने दीजिए, बाकी सब करेगा। हेड इंजरी छोटी सी चीज़ है, जानते हैं आप लोग, जानते हैं, इसके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हेड इंजरी तो सिर पर लगने वाली चोट है जिसके कारण से कई बार स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी चोट लगी हुई है तो दिमाग में कई ब्रेन इंजरी के कारण से हेमरेज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, वगैरह वगैरह। कोई चीज़ सिर के अंदर घुस जाए तो और इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो अगर इस तरीके के बच्चे आमतौर पर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर कोई इंजरी कराने के बाद में, ऑपरेशन कराने के बाद, इलाज कराने के बाद आपके यहाँ आया है, तो थोड़ा सा हमें एकोमोडेशन देखना पड़ेगा इस चीज़ का, कि हम शुरुआत में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें किसी काम को करने का, क्योंकि ब्रेन इंजरी है, हीलिंग में टाइम लगेगा। हाइपोक्सिया, मैंने एपोक्सिया आपको शुरुआत में बता दिया था, ये हाइपोक्सिया है जिसमें ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसके कारण से आने वाली चीज़ें। तो आपको पता होना चाहिए दो चार जो शब्दों के बारे में है। हालांकि इसके बाद में जो दो शब्द हैं, इम्यून मेडिएटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस
ये और लव गेरिक डिजीज, ये लव गेरिक डिजीज वगैरह ये केवल आप पढ़ लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लव गेरिक डिजीज बहुत ही रेयर टाइप की है। बस ये है कि ये लेटरल स्क्लेरोसिस के साथ में होती है। ये नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और एक दिन नर्व्स मर जाती हैं। बस इसी तरीके की चीज़ें धीरे धीरे कमज़ोर होती रहेंगी। अगर चलता हुआ कोई बच्चा है वो धीरे धीरे लेटने की स्थिति पे आ जाएगा और अल्टीमेटली वो मर सकता है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं माइक्रोसिफेली। ये है मेन चीज़ जो आप लोग अपनी क्लासेस में बड़े उसमें देखेंगे। माइक्रोसिफेली का मतलब होता है सिर का बहुत छोटा होना एज कंपेयर टू शरीर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सिर बहुत छोटा होता है, ऐसे में हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। और अगर सिर बड़ा होगा मैक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली बेसिकली डाउन सिंड्रोम को जन्म देती है या डाउन सिंड्रोम के कारण से होती है। इसमें सिर छोटा होगा, जन्म से ही सिर छोटा होता है, और डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, और न्यूरोमेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण से भी ऐसा हो सकता है, या ये सारी की सारी बीमारियां उसके साथ में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। माइक्रोसिफेली वाले बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके कारण कई होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मदर का हो सकता है अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, या इन्फेक्शन हो जाना किसी का, साइटोमेगालोवायरस का, रूबेला का, जर्मन मीजल्स का, या वेरिसेला चिकन पॉक्स का। या एक और भी चीज़ हो सकती है कि किसी खास तौर पर किसी भी टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में आने के बाद, या फिनाइलकीटोन्यूरिया जो PKU एक डिजीज होती है, उस तरीके की बीमारी का इलाज ना करवाए जाने के कारण से भी होने वाले बच्चा ये बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, जिसे हम माइक्रोसिफेली कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? इनकी जो सीवियरिटी है, सीवियरिटी के आधार पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं, जिनमें मेंटल रिटार्डेशन भी शामिल है, स्पीच या हियरिंग प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं, फेशियल डिस्टॉर्शन यानी चेहरा बिगड़ जाना वो भी हो सकता है, ड्वार्फिज्म बौनापन भी रह सकता है, हाइपर एक्टिविटी भी हो सकता है, दौरे भी पड़ सकते हैं, और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस है ये भी गड़बड़ हो सकता है। तो इस प्रकार के समस्त लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। एक और होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया माइक्रोसिफेली वाला, बड़े मजे की बात है कि ये माइक्रोसिफेली वाले बच्चे मोस्टली जहां उनका अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रभावित हुआ है मेंटल रिटार्डेशन के कारण से, तो बहुत बड़ी क्लासेस में ये बच्चे आते नहीं। लेकिन आपको मैं एक बड़ा आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। 2 साल पहले अपने यहाँ एक लड़की पढ़ने आई, मैं नाम भूल गया हूँ, समथिंग रस्तोगी। वो लड़की पढ़ने आई, माइक्रोसिफेलिक थी। उसके माँ बाप एडमिशन दिला के ज़बरदस्ती चले गए। मैंने उनको काउंसलिंग के समय कहा भी कि भाई आप ज़बरदस्ती जो एडमिशन करवाना चाह रहे हो, भाई ठीक है, हमारा दिव्यांगों की सीट है उसके आधार पर तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपका ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो इस तरीके का है नहीं। कल को आप लगातार फेल होता रहेगा, आप ये मत कहना फिर क्या हुआ। उस समय तो वो समझे ही नहीं बात को, चले गए। वो लड़की आज भी पास नहीं हुई है, 2-3 साल पहले की बात है, आज भी पास नहीं हुई है, हर पेपर में फेल है, 2 बार 3 बार। वो खुद कुछ कर ही नहीं पाती थी। भाई कैसे करेगी? आप जान रहे हो मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन में बच्चे को इंस्ट्रक्शन समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या करेगा? उसके लिए तो वोकेशनल ट्रेनिंग सही थी, लेकिन उसके माँ बाप जबरदस्ती, उसकी माँ बैठ के लेसन प्लान बनाती थी। अब भाई तुम्हारे बनाने से बच्चा टीचर थोड़ी बन जाएगा। तो ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती हैं, लेकिन लोग करते नहीं है, इस तरीके की चीजों को सहन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं भाई आप जो कह रहे हो वो अपनी जगह है, लेकिन हम तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। सही है, टीचर एजुकेशन में कुछ ना कुछ चीज़ों में हम लोगों को स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते ही हैं। ठीक है, तो आज की स्थिति को हम यहीं तक खत्म करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
सर एक छोटा क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर एक छोटा क्वेश्चन। सर ये जो साइबर पर्सी वाले लोग हैं सर, हाँ। ये क्या पेरेंट्स के ऊपर ही मतलब निर्भर रहते हैं या गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ ऐसा करती है जो आगे अपने जीवन को नेशनल ट्रस्ट एक्ट निरंतर है, चला सके? नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, उसको पढ़िए, उसमें पूरे की पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी दी हुई है इन बच्चों के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, और जब माँ बाप के ना रहने पर कौन इनकी देखभाल करेगा उसके बारे में नेशनल ट्रस्ट एक्ट में बाकायदा बताया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात आप मान के चलिए कि ये डिपेंडेंट तो रहने ही वाले हैं। मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, ये तो डिपेंडेंट रहने वाले हैं। कोई ना कोई केयर टेकिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल हम लोग सर। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर हमने मंगलवार को सर असाइनमेंट का टॉपिक भेजा था, तो सर वो आपके यहाँ पहुंचा था कि नहीं सर? क्योंकि हमारे में तो दिखा रहा था कि पहुंच गया है, तो पता जब नहीं पहुंच सर, गया है इसलिए आपको दिखा रहा है तो पहुंच ही गया होगा, नहीं पहुंचा होगा तो बाद में देखेंगे। ये सर देख लीजिए, क्योंकि फिर डाउट हो जाए, या तो फिर ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक सर मैं उसको प्लीज पूरी तरीके से वो क्लोज नहीं हो जाएगा, तब तक मैं उसको चेक भी नहीं कर पाऊंगा। ये है प्रॉब्लम उसकी। सर मेरी एक प्रॉब्लम है सर। है? हेलो सर, मेरी एक प्रॉब्लम है सर। हाँ सर जिससे मैं अपने रिलेशन में मेरी भांजी है ना सर, तो उससे मैं लिखाता था सर। उसको टाइफाइड था सर, इसलिए मैं उससे लिखा नहीं पाया था सर। तो 1-2 दिन में मैं तैयार होगा सर, तभी मैं दे पाऊंगा सर। देखिए, मैं अब इसके विषय में कुछ भी बाकी मैंने कहने आपका या फॉर्म सुनने के मूड में नहीं हूँ। एक बात जो समझ कि लीजिए, मैंने 2 हफ्ते का समय दिया, उसके बाद भी 2 बार बढ़ा चुका हूँ। अब संडे तक या सैटरडे तक का मैंने और समय दे रखा है। यदि आप जमा कर देंगे बहुत अच्छी बात, वरना उसके बाद भूल जाइए। मैं उसको जमा नहीं करने वाला हूँ, बाकी आप कहीं भी कर दीजिएगा। मैंने ठीक है आपको सर। समय दे चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 3 बार समय दे चुका हूँ। अब इससे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा। ठीक है सर, हो सर गया समय सैटरडे सर। जमा कर देंगे। सैटरडे थैंक या यू सर, संडे थैंक यू, तक का मुझे मैंने मालूम। समय दे रखा है, देख लीजिए उसमें और उसको अपलोड यस कीजिए कैसे भी। यस सर, क्योंकि सर हमारे यहाँ भी लाइट नहीं आ रही है 1 हफ्ते से थैंक यू सर, सर, तो थैंक इसलिए यू। हम भी डिस्टर्ब चल रहे हैं इसीलिए सर। मैंने तो हम बढ़ाया ना, वरना मैं बढ़ाता भी नहीं। यस सर, तो हमें सर वो टेंशन हो गई थी, हमने कहा सर ने लॉन्ग देख वो लीजिए लिंक। पहले, उसमें मैसेज आता है तो जरा चेक किया कीजिए, पढ़िए उसको। यस सर सर, मैंने पढ़िए लिंक मैसेज तो डाल भर दिया देता था हूँ। आपका, जो हाँ, आपने भेजा था मैसेज में डाल देता वो हूँ। फिल कर दिया था। बाकी ठीक। असाइनमेंट नहीं किया। यस सर, हम सैटरडे तक सर जमा कर देंगे सर। ठीक है। थैंक यू सर।